हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे और ये आपका यूनिट नंबर 6 पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसका जो है एक टॉपिक है इसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, यानी युक्ति के ढांचे का बोध। अब देखिए इसमें जो आपका दिया गया है, इसमें चीज़ों को हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में करके चलेंगे, क्योंकि हिंदी में इसका आपका काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, इसलिए यहाँ पे समस्या देखने को आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि आर्गूमेंट का जैसे तर्क होता है, इसमें युक्ति दे रखा है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जो इजीली जानते हैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर तर्क क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तर्क या युक्ति ये क्या होते हैं कि आधार वाक्य की एक श्रृंखला होती है जो इसी के आधार पर जिसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि जो आधार वाक्य होते हैं जिसे प्रीमाइसेस कहते हैं, उसी जो प्रीमाइस है उसी के आधार पे वहाँ पे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात कि जिसमें निष्कर्ष और आधार वाक्य दोनों होता है तथा जो निष्कर्ष है वह आधार वाक्य के द्वारा समर्थित हो। तो इस प्रकार के जो आधार वाक्य और निष्कर्ष से बनेगा संपूर्ण वाक्य या वाक्य जो बनेगा प्रॉपर, तो ये आपका कहा जाएगा युक्ति या तर्क। इन सब से जो आपका समर्थित होगा वो क्या कहा जाएगा, तर्क कहा जाएगा। किससे निष्कर्ष और आधार वाक्य। तो जहाँ भी आपको निष्कर्ष और आधार वाक्य दिखे वहाँ समझिएगा कि ये तर्क से रिलेटेड प्रश्न है। किसी तथ्य, धारणा, विचार, विश्वास आदि की सत्यता को जांचने के लिए या उसके समर्थन या विरोध में कही हुई कोई तथ्यपूर्ण, युक्ति संगत तथा सुविचारित बात तर्क कहलाती है। समझ में आई बात? यानी कि कोई तथ्य हो, कोई धारणा हो, कोई विचार हो, कोई विश्वास हो, उसकी सत्यता जानने के लिए या उसके समर्थन में या उसके विरोध में कुछ करने के लिए आपको लॉजिकली यानी तथ्यात्मक पूर्ण जो वहाँ पे विचारित बात आपको रखनी होती है, वही उस आपका लॉजिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, यह सत्य है या असत्य है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यदि किसी विशेष संदर्भ में बात कही जाए कि जिसको आप जानते रहें, मान लीजिए किसी कक्षा विशेष का कि इस कक्षा का यह लड़का बहुत ही ईमानदार है, तब वहाँ पे यह सत्य होगा। और किस बेस पे आपने उसे कहा है, किन आधारों पे आपने उसे ईमानदार करार दिया है, यह भी आपका क्या होगा, तर्क होगा एक। ठीक, तो संपूर्ण जो प्रक्रिया है तर्क कही जाती है। सभी कथन तर्क नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी कथन लॉजिक नहीं होते हैं। कुछ कथनों में एक लॉजिक हो सकती है, एक तर्क हो सकता है, या कुछ कथनों के कई तर्क हो सकते हैं, एक से अधिक तर्क भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो सिंपल आर्गूमेंट होता है वो दो टाइप के यहाँ पे देखें, जिसमें आपका टू प्रीमाइसेस हो, यानी कि जो आधार वाक्य हो दो दिया हो लेकिन निष्कर्ष क्या हो, एक निष्कर्ष निकले, ये आपका सिंपल आर्गूमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कथन क्या होता है, आधार वाक्य क्या होता है, इसे ही युक्ति वाक्य भी कहते हैं, यानी स्टेटमेंट क्या होता है। ऐसा वाक्य जो निर्णय या राय व्यक्त करने के लिए आधार प्रदान करें। ठीक, क्या करें, कोई निर्णय लेने के लिए या राय लेने के लिए जो आधार प्रदान करे वही आपका आधार वाक्य होता है। ठीक, यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। किसी कथन के निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया साक्ष्य युक्ति वाक्य कहलाता है या आधार वाक्य कहलाता है। मान लीजिए कोई भी कथन हो, उसके निष्कर्ष के संदर्भ में जो आप प्रूफ देते हैं वही आपका होता है आधार वाक्य, कि इन्हीं आधारों पे हमने ये निष्कर्ष निकाला है। किन आधार वाक्य, किसी आधार वाक्य के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, विधेय होता है और योजक होता है। इंग्लिश याद रखिएगा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट यानी इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और योजक यानी कनेक्टर। सभी पौधे हरे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बात की जाए वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है। सभी पौधे यहाँ पे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि इन्हीं के विषय में बात किया जा रहा है। अब हरे हैं, कैसे हैं, हरे हैं, तो ये आपका विधेय हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, जो है ये पूरा सेंटेंस को बना रहा है, जोड़ रहा है, तो ये आपका योजक कहा जाएगा। ठीक,
तर्क के प्रकारों की बात करें तो तर्क आपका आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। क्या क्या? आगमनात्मक और निगमनात्मक। साथ ही साथ इसमें एक और तर्क होता है, अबडक्टिव तर्क भी होते हैं और आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, डिडक्टिव यानी निगमनात्मक और अबडक्टिव। ठीक, ये 3 आर्गुमेंट है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल करने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। अगला है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, मूड्स एंड फिगर क्या होता है ये भी देख लिया जाए। मूड्स एंड फिगर ये आपका कहा जाता है अवस्था और आकृति। मूड जो है ये आपका डिपेंड करता है किसके? टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस, यानी जो प्रीमाइसेस हैं यानी जो आधार वाक्य हैं आपके, उसके ऊपर आपका ये मूड्स डिपेंड करता है यानी अवस्थाएं निर्भर करती हैं। ठीक, अब देखिए ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये 4 टाइप के यहाँ पे होते हैं। एक आपका ए टाइप होता है, दूसरा ई टाइप होता है, तीसरा आई टाइप होता है, चौथा ओ टाइप होता है। और इन्हीं पे ये जो आपका ए ई आई ओ है, इसी पे पूरा लॉजिक आपकी है। चाहे आप इंडक्टिव की बात करें, डिडक्टिव की बात करें, टोटल डिपेंड अपॉन मूड्स, टाइप ऑफ मूड्स या टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस। अब देखिए इसमें ए और ई क्या है? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है। अब देखिए यहाँ पे कि न तो आप सार्वभौमिक सत्य नहीं कह सकते हैं, न तो असत्य कह सकते हैं। जब ए की बात आएगी तो ये होता है ऑल, यानी सभी, सार्वभौमिक सत्य। तो ये आपके क्या हैं? यूनिवर्सल हैं। प्रश्न आपसे कई बार पूछ दिया जाता है। और ये आपका क्या है? ये पार्शियल है यानी आंशिक रूप से है, आई एंड ओ। आगे इसका डिटेल है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि एक जगह जब हम डीप जाएंगे तो कुछ चीज़ें उससे इंटर रिलेट रहेंगी जो आपको बाद में देखने को मिलेगा, तब आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में बताई जा रही हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते चलिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में अभी चल रहा हो, अस्थायी रूप से आप समझेंगे, सुनेंगे, या जो भी आपके मन में प्रश्न उठे आप उसको कॉपी के एक कोने में लिख लिया करिए। जब भी वीडियो क्लियर हो जाए तो यदि वो आपका प्रश्न न क्लियर है तो आप वहाँ पे हमको पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है कि मूड इन लॉजिक द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरियल सिलोजिज्म अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, यानी जो मूड्स है लॉजिक में, अवस्था जो है तर्क में, इसमें जो कैटेगरिकल सिलोजिज्म होती है, वर्गीकरण जो न्याय होता है उसका वर्गीकरण की बात ये करता है, उसमें तर्क के वर्गीकरण की बात करता है। और उसी के अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, यूनिवर्सल और पार्शियल, जो ये आपका ए ई आई ओ ये डिवाइड किया गया है, ये इसी बेस पे किया गया है कैटेगरिकल सिलोजिज्म के आधार पे। एंड क्वालिटी और निगेटिव ऑफ दियर प्रीपोजिशंस, यानी जो यूनिवर्सल या पार्शियल है ये आपके उनके क्वालिटी और क्वांटिटी में आपका क्या है? यूनिवर्सल और पार्शियल है। क्वालिटी में आपका उनका जो प्रीपोजिशंस है उसको यहाँ पे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप भूल जाइए, कहीं आपको ये पूछेगा नहीं। ठीक, बस ये हम बताना यहाँ पे चाह रहे हैं कि मूड्स कैसे निकाला जाता है, फिगर कैसे निकाला जाता है। ठीक, फिगर की बात करें तो फिगर आपका ये डिपेंड करता है जो अरेंजमेंट है, जो प्रीपोजिशंस के मिडल टर्म के अरेंजमेंट्स हैं उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक, और यहाँ पे दिया यू मस्ट मेमोराइज द 4 फिगर्स। यहाँ पे देखिए अभी तक आपने देखा कि मूड्स को 4 मूड्स आपने देखा प्रीपोजिशंस के आधार पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिगर को भी आपको मेमोराइज करना है। 4 फिगर दिए गए हैं। एक आपका है मेजर टर्म्स, जिसे पी से डिनोट किया जाता है, यानी प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का जो प्रेडिकेट है, क्या है? विधेय है, वो आपका मेजर टर्म होगा यानी पी होगा। माइनर टर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका मेजर टर्म है पी, ये क्या होता है? कंक्लूजन का विधेय होगा।
और मेजर माइनर टर्म होता है यहाँ पे यस होता है, ये आपका सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का जो सब्जेक्ट होगा। और मिडल जो टर्म होता है वो होता है कि कॉमन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट के बीच का जो कॉमन टर्म होता है वो क्या बोला जाता है? उसे मिडल टर्म बोलता है। हम देखिए यहाँ पे कुछ प्रीमाइसेस दिया गया है कि ऑल कैट आर एनिमल, यानी सभी जो बिल्ली है वो पशु हैं, जानवर हैं। नो डॉग्स आर कैट, कोई भी डॉग कुत्ता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है कि कंक्लूजन नो डॉग्स आर एनिमल। ठीक, यानी नो डॉग्स आर एनिमल, कोई डॉग जानवर नहीं है, पशु नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनर और मेजर टर्म की पहचान पहले समझ लीजिए। मेजर टर्म क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। प्रेडिकेट क्या है कंक्लूजन का? तो प्रेडिकेट आपका है एनिमल्स। एनिमल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर टर्म हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, तो सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? उसे माइनर टर्म कहा जाएगा। सब्जेक्ट है नो डॉग्स, तो ये यहाँ पे माइनर टर्म हो गया। अब कह रहा है कि मिडल टर्म क्या होगा? तो मिडल टर्म क्या होता है कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच का जो कॉमन पार्ट है। ठीक, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच का जो कॉमन पार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैट है। ठीक, यहाँ पे आपका, तो ये आर जो है यहाँ का, ये आपका हो जाएगा मिडल टर्म। क्लियर? नेक्स्ट है मूड्स के टाइप। तो जो हमने अभी आपको जस्ट बताया कि यूनिवर्सल, तो ये आपका ए, ई, आई और ओ, चार बताया। ये जो होता है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यानी कि इसे सकारात्मक अर्थों में ही इसका मतलब निकाला जाता है। और इस कथन की शुरुआत जो है आपका सभी से या प्रत्येक से या सब से, ठीक, ईच एंड एवरी से होती है। ठीक, जैसे सभी आदमी नेता हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यहाँ पे निगेटिविटी नहीं होता है और इसे प्रदर्शित किया जाएगा ए से। ठीक, यहाँ पे जैसे सभी आदमी नेता हैं, तो सभी आदमी नेता हैं, तो नेता के जब ये आपका वेन डायग्राम में बनाएंगे हम लोग, तो वो आपका इस तरह से बनेगा। आदमी क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा नेता के। तो इस तरह से सभी जो आदमी होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे नेता कहे जाएंगे। तो ये आपका सभी लगा है, निगेटिविटी नहीं है, तो ये आपका इसलिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। दूसरा है यूनिवर्सल निगेटिव। तो यूनिवर्सल निगेटिव में क्या होता है कि ऐसा कथन या वाक्य जो कोई नहीं या एक भी नहीं से शुरुआत हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सल निगेटिव जो है कि कोई कथन जो भी है ये आपका कोई से स्टार्ट होता है, बीच में नहीं आ जाए, या कोई नहीं से स्टार्ट हो, एक भी नहीं से स्टार्ट हो, यानी नो या नन से शुरू होता है। और नकारात्मक यहाँ पे सर्वव्यापी वाक्य होता है, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि कोई आदमी नेता नहीं है, यहाँ आदमी का और नेता का कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम लोग वेन डायग्राम से इसका आरेख बनाएंगे तो नेता और आदमी का जो सर्किल होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, दोनों के बीच कोई अंतर संबंध नहीं होगा। तीसरा जो है आपका ये है अंशव्यापी सकारात्मक, यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पार्शियल अफर्मेटिव। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा अंशव्यापी वाक्य जिससे सकारात्मकता निकलती है। जैसे ऐसे वाक्य में कुछ, कभी कभी, अधिकतर या मोस्टली, समटाइम्स, कभी कभी से ये क्या होते हैं? शुरुआत इनका होता है। इसमें निगेटिविटी नहीं होती है, यानी कि निगेटिव वर्ड्स या नो, नन या नॉट कुछ नहीं लगा होता है, और इसे प्रदर्शित किया जाता है आई से। ठीक, अब देखिए आगे आपको ये भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा पीए भी लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? अंशव्यापी सकारात्मक यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और अंशव्यापी नकारात्मक का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर नेगेटिव यानी पीएन, इसे प्रदर्शित किया जाता है ओ से। आई की बात करें हम लोग, आई यानी कि कुछ आदमी नेता हैं, यानी कि आदमी नेता हैं लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं नेता। तो यानी कि मान लीजिए ये आदमी हो गया और ये नेता हैं, तो ये वाले जो आदमी हैं यही नेता हैं, यानी कि कुछ आदमी ही नेता हैं, ये वाले जो आदमी हैं ये नेता नहीं हैं जो इस सर्किल के बाहर हैं। ठीक, अंशव्यापी नकारात्मकता
जिन वाक्यों की शुरुआत कुछ नहीं या सम नॉट या सभी नहीं से शुरू होता है तो इसे अंशव्यापी नकारात्मकता या पीएन कहा जाता है, नकारात्मक कहा जाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ आदमी नेता नहीं हैं, यानी कि जब आपका जुड़ा क्या रहे, कुछ जुड़ा रहे कि कुछ आदमी नेता नहीं हैं, यानी कुछ के साथ नेगेटिविटी आए, तब वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, अंशव्यापी नकारात्मकता हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ये बना है, ये बना है, ठीक। तो यहाँ पे दे दिया कि ये वाले जो व्यक्ति हैं, या इसको इस तरह से कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको क्या बोला जाएगा, इसको अफर्मेटिव के अंतर्गत लाया जाएगा, यानी इसे आई के अंतर्गत कि कुछ आदमी नेता हैं, ये मान लीजिए नेता वाले हैं। लेकिन ये वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओ के अंतर्गत आ जाएगा। ओ में कैसे, इसके बारे में क्या कहा जाएगा, कुछ आदमी नेता नहीं हैं, ठीक। यानी कि एक ही में दोनों सेंस छुपा है कि कुछ आदमी नेता हैं जो अंशव्यापी सकारात्मक है, कुछ आदमी जो बचे हैं इसके अलावा कुछ, ये नेता नहीं है, ये अंशव्यापी नकारात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग फिगर की बात करें कि प्रश्न दे देता है कि कुछ कथन दे देगा, निष्कर्ष देगा, पूछेगा कि निम्न में से मूड्स और फिगर को पहचानिए, कितने मूड्स हैं कितने फिगर हैं, ठीक, या कौन सा मेजर प्रोमाइसेस है, कौन सा माइनर टर्म्स है, कौन सा मिडल टर्म्स हैं, ठीक। तो इसको आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, हिंदी में आपका कई चीज़ें जो उसमें देगा वहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिगर यानी आकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जो आपका असर्शन है। इसमें देखिए कथन दिया है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, यानी सभी बिल्लियाँ एनिमल्स यानी कि जानवर हैं। तो ये आपका सभी बिल्लियाँ एनिमल्स हैं, किस टाइप का वाक्य हो गया, ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें लगा क्या है, ऑल। नीचे है नो डॉग्स आर कैट, नो डॉग्स आर कैट यानी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ये आपका किस प्रकार का वाक्य हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव को प्रदर्शित किया जाता है ई से, अफर्मेटिव को ए से, ठीक। कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न में आपका दिया है नो डॉग्स आर एनिमल्स, नो डॉग्स आर एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो डॉग्स यानी कोई कुत्ता जानवर नहीं है, तो कोई कुत्ता जानवर नहीं है, नो डॉग्स आर एनिमल्स, तो कोई कुत्ता जानवर नहीं है, किस प्रकार का वाक्य हो गया, ये यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक। किस प्रकार का हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है मेजर प्रोमाइसेस और माइनर प्रीमाइसेस और मिडल टर्म। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेजर प्रीमाइसेस क्या हमने बोला था कि प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट है तो इसमें आपका एनिमल है, ये हो जाएगा मेजर प्रीमाइसेस या मेजर टर्म्स हो जाएगा। और सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन यानी कि कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो आपका हो जाएगा माइनर टर्म्स, ठीक। यहाँ पे पी यानी कि प्रेडिकेट, एस यानी कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए मिडल टर्म्स क्या हो जाएगा, आर जो है ये आपका मिडल टर्म्स के अंतर्गत, या कैट यहाँ पे दोनों में कॉमन हो, ठीक। कॉमन आपका जो दोनों में हो वही आपका मिडल टर्म हो जाता है। तो कैट यहाँ पे तो आपका मिडल टर्म हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे यदि देख कि इसका जो मूड्स होगा वो क्या होगा इसका, तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये ई हो गया, ये कंक्लूजन भी ई हो गया, तो जो मूड्स हो जाएगा इसका ए ई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होने पे आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर किस तरह से दे पाएंगे, ठीक। यदि, ठीक, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इस तरह से देखते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि ये एम का मतलब हो गया मिडल टर्म, पी का मतलब हो गया मेजर टर्म, एस का मतलब हो गया माइनर टर्म। जब मिडल टर्म आगे, उसके बाद आपका मेजर टर्म, उसके बाद माइनर टर्म, फिर आपका मिडल टर्म हो, तब क्या होगा, तब जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन निकलेगा एस और पी के रूप में, और इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक।
यानी डायरेक्ट आपका जो कंक्लूजन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहीं समझने लीजिए कि ऑल कैट्स आर एनिमल। यहाँ पे जो आपका एनिमल है ये मेजर टर्म हो गया, यहाँ पे दोनों में कौन कॉमन है, कैट, तो कैट हो गया मिडिल टर्म, ठीक। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, जो कंक्लूजन निकलेगा क्या होगा, नो डॉग्स। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, माइनर टर्म। तो ये इसका सेकंड वाले का दूसरे जो कथन है उसका जो सब्जेक्ट है और पहले कथन का जो प्रेडिकेट है, ये दोनों आपके कंक्लूजन में शामिल हो जाएंगे, यानी यस और पी, माइनर टर्म और ये मेजर टर्म, ठीक। इसी तरह से सेकंड टाइप का जो आएगा, ये मान लीजिए पहले क्या दे दिया, प्रेडिकेट, उसके बाद मिडल टर्म हो गया, फिर आपका माइनर टर्म है, उसके बाद मिडल टर्म है। दोनों जब एक दूसरे के ऊपर नीचे हों या इस तरह से हों तो भी आपका तब क्या होगा, यस और पी फॉर्म, ये इस तरह से भी होगा, ठीक। थर्ड वाले में भी यही है कि पहले यदि मिडल टर्म हो, बाद में मेजर टर्म हो, फिर दूसरे में आपका मिडल टर्म पहले हो, फिर आपका माइनर टर्म हो, तो भी आपका इस तरह से होगा। चौथे में भी यही चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे देखिए एम और पी, एम पी, एस और एम, तो ये आपके मिडल टर्म हो गए। तो कंक्लूजन हमको किस रूप में मिला, यस एंड पी के रूप में मिला। तो ये आपका यहाँ पे इसका फिगर हो गया, समझ में आई बात, क्या हो गया, इसका फिगर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे लेक्चर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये है लेक्चर 3। लेक्चर 3 में है कि औपचारिक युक्ति दोष, जो फार्मल फैलेसी है, सिलेबस में आपके मेंशन है। तो युक्ति दोष क्या होता है और इनफॉर्मल फैलेसी, अनौपचारिक युक्ति दोष और औपचारिक युक्ति दोष। तो युक्ति दोष यह एक प्रकार की गलतियों का ही रूप होता है, लेकिन यह गलती जानबूझकर तर्क की चाल के कारण भी हो सकती है, ठीक। कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जब उन्हें अपनी बात और निष्कर्ष को एक दूसरे को मनवाना हो। यानी कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए किसी को बोलें लेकिन वो चीज़ें सही नहीं है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप जानबूझ के उस चीज़ को या उस स्टेटमेंट को सही करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप अपना अलग तरह की लॉजिक लगा रहे हैं जो उसके कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे ही बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी, यानी युक्ति दोष इसे बोला जाता है, या एक तरह से कहिए कि ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना और ये सामने वाला ना समझ पाए। औपचारिक युक्ति दोष गलत होता है क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँच जाने या पहुँच पाने का तरीका भी गलत होता है। चाहे कथन गलत हो या सही, ये तर्क में कथन की सामग्री पर आधारित नहीं है। जैसे कथन दिया है कि सभी काले घोड़े तेज़ दौड़ते हैं, और दूसरा दिया है कि सभी शेर तेज़ दौड़ते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है कि सभी शेर काले घोड़े हैं, सभी काले घोड़े तेज़ दौड़ते हैं, सभी शेर भी तेज़ दौड़ते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष दे रखा है कि सभी जो शेर हैं वो काले घोड़े हैं। अब देखिए इन दोनों कथनों से आप ये संबंध स्थापित कर पाएंगे कि इनसे कहीं भी आप ये प्रतीत नहीं होता है कि जो निष्कर्ष है ये इसको फॉलो करेगा। आपस में कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है कि ये निष्कर्ष का भी समर्थन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समर्थन ये नहीं करेंगे, सभी शेर काले घोड़े हैं, यह युक्ति संगत नहीं है और यही आपका तार्किक भी नहीं है। यही क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इसका युक्ति दोष बोला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रू है वही वैलिड होता है। कैसे, ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी सभी व्यक्ति मरणशील हैं। सोक्रेटिस इज़ अ मैन, सोक्रेटिस एक व्यक्ति है, इसलिए सोक्रेटिस भी मरणशील है, ठीक। यानी कि सभी व्यक्ति क्या हैं, मॉर्टल हैं, मरणशील हैं। सोक्रेटिस भी एक व्यक्ति है, तो जब सोक्रेटिस व्यक्ति है, चूँकि व्यक्ति क्या है, मरणशील हैं, इसलिए सोक्रेटिस भी क्या है, मरेगा, मरणशील है या मॉर्टल है, ठीक। ये आपका ट्रू और वैलिड है, वैध है। फॉल्स और इनवैलिड की बात करें तो सम मेन आर ग्रीन, यानी कुछ आदमी हरे हैं। सोक्रेटिस इज़ अ मैन, सोक्रेटिस एक व्यक्ति है, इसलिए सोक्रेटिस भी हरा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सम मेन लिखा है,
कुछ व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि सोक्रेटिस भी उन व्यक्तियों में से हो जो हरे हैं, तो ये आपके गलत हैं और इनवैलिड भी है। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सभी यूरोपीय ईसाई हैं। दूसरा दिया है कि सभी अमेरिकी ईसाई हैं। निष्कर्ष निकाला कि सभी अमेरिकी यूरोपीय हैं। ये दो आधारों पे अमान्य करार दिया जा सकता है। पहला ये कि यह कथन असत्य इसलिए है क्योंकि सभी यूरोपीय अमेरिकी ईसाई नहीं हैं। जो आप जानते हैं यूनिवर्सल जो है कि यूरोप में जो पूरा या अमेरिका में ये समुदाय या जो लोग रहते हैं सभी ईसाई नहीं हैं। दूसरा कथन इस आधार पे भी रॉन्ग हो जाएगा कि कथन एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहा है ना, कि सभी यूरोपीय ईसाई हैं, सभी अमेरिकी ईसाई हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित भी तो नहीं है। और निष्कर्ष निकाला आपका कि सभी अमेरिकी यूरोपीय हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यूरोपीय और अमेरिकी का कोई संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं हो रहा है। हाँ, ये दे रहा है कि दोनों में ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन ये असत्य इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोपीय और अमेरिकी लोग पूर्ण रूप से ईसाई या सभी लोग वहाँ पे ईसाई नहीं हैं। अगला है कि अनौपचारिक युक्ति दोष, इनफॉर्मल फैलेसी। यह दोष तब आता है जब कथन और निष्कर्ष के बीच पकड़ नहीं होती, यानी कि जो कथन आपने देखा या जो निष्कर्ष है उसके बीच आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई पकड़ आप वहाँ पे नहीं बना पाए हों। ठीक, या दूसरी बात ये भी होती है दोस्त, तब देखने को मिलता है जब कथन गलत हो। तीसरी बात यह कि यह भाषा व साक्ष्य के गलत प्रयोग पर भी निर्भर करता है, कि जहाँ पे भाषा का गलत प्रयोग हो, साक्ष्यों का गलत प्रयोग किया गया हो, ठीक, तब वहाँ पे इनफॉर्मल फैलेसी होती है। इसमें क्या होता है कि बार बार अप्रासंगिक जानकारी दी जाती है, जिस जानकारी का कोई ज़रूरत या कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो जानकारी इनफॉर्मल फैलेसी में बार बार दी जाती है। जैसे नेट की बुक, आप मान लीजिए तमिल भाषा से रिलेटेड हैं और आप हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं और आपको नेट की जो बुक है ये तमिल भाषा में दी जाती है जो आपको आती ही नहीं है, तो आपके लिए क्या होगा, अनौपचारिक युक्ति दोष होगा या इनफॉर्मल फैलेसी होगी, क्योंकि इस पे आपका या इसमें जो भाषा है उससे आपका कोई नाता यहाँ पे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आपके लिए ये क्या होगा, इनफॉर्मल फैलेसी होगी। ठीक, इनफॉर्मल फैलेसी के कई टाइप भी यहाँ पे दिए गए हैं। एक है आपका एड होमिनेम। होमिनेम्स ये प्रदर्शित करता है कि उपस्थिति, विशेषता, पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्तिगत हमलों पर ये जोर देता है। तार्किक तर्क के बजाय यहाँ पे शैली का प्रयोग होता है। दूसरा जो है यहाँ पे ये है आपका एड इग्नोरेंटम। यह जो इनफॉर्मल फैलेसी है, इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ सच साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि वह गलत साबित नहीं है। जब व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश करता है जबकि वह गलत साबित ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे अपनी सफाई देता है, तो ये होता है इग्नोरेंटम, इनफॉर्मल फैलेसी। तीसरा जो यहाँ पे है स्ट्रॉ मैन फैलेसी है कि जब मजबूत तर्क के बजाय दूसरे व्यक्ति के कमज़ोर तर्क पर हमला किया जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपने, या मान लीजिए किसी पार्टी विशेष के मेंबर से ये पूछा जाता है कि आपकी सरकार ने क्या की इतने सालों में, तब वो सदस्य या वो कार्यकर्ता बोलता है कि इनकी सरकारों ने इतने सालों में क्या किया। तो ये होता है स्ट्रॉ मैन फैलेसी, यानी कि मजबूत तर्क तो उसने नहीं दिया ना जो पूछा गया है, बल्कि उसने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति पे वो थोप दिया और कमज़ोर तर्कों के द्वारा वो उस पर हमला किया। ठीक, कि आपने क्या किया, हमने अगर कुछ नहीं किया तो आपने ही क्या करके दिया। ठीक, तो ये होता है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। अगला है रॉन्ग डायरेक्शन। तो रॉन्ग डायरेक्शन से क्या होता है कि इसमें कारण और प्रभाव दोनों उल्टा हो जाता है। इस प्रकार की जो इनफॉर्मल फैलेसी है इसमें कारण और प्रभाव दोनों आपके अपोजिट हो जाते हैं। अगला है क्विक फैलेसी। कई और फैलेसीज़ हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्विक फैलेसी में क्या होता है कि जब किसी के द्वारा प्रदान की गई आलोचना उसके विरुद्ध हो जाए,
यानी कि कोई व्यक्ति किसी का आलोचना किया और वो आलोचना उसके ही अपोजिट हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रकृति का है और वो उसी प्रकृति का आलोचना दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, जबकि वह आलोचना उसकी स्वयं की भी है। तब क्या होगा कि जब आलोचना उसके भी विरुद्ध हो जाए तब उसे बोला जाता है क्विक फैलेसी। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने लेक्चर 2 लेक्चर 3 दोनों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।